हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब तक जो है हमने देखा कि डीएनए को कट किया गया था कैंची के द्वारा। कैंची मतलब इलेक्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस वगैरह के द्वारा कट किया गया था। तो टुकड़े मिले थे बहुत सारे। अब उन टुकड़ों को हमको अलग करना है। जैसे टुकड़े मतलब अलग करना, जैसे मान लो आपको देखा हो तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से गेहूं से जो थोड़ा भूसा भूसा टाइप का अलग होता है, वो अलग करने को लिए घरों में एक सूप यूज़ किया जाता है, सूप नाम का। ठीक है, एक यंत्र टाइप कह सकते हैं, यूज़ किया जाता है। तो कुछ ना कुछ वैसी कुछ प्रोसेस है। तो पढ़ते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। द कटिंग ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट। हमने जब कट कर दिया कैंची से, बहुत सारे हमको टुकड़े मिले डीएनए के। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक टेक्निक के द्वारा ये अलग किए जाते हैं, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। का नाम ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि जेल मीन्स होता है जेल, क्योंकि इसमें जेल यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जो है इसमें जो है मूवमेंट होता है। ठीक सही, क्योंकि इसमें कैथोड एनोड यूज होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट आर लिंक्ड विद चार्ज मॉलिक्यूल। ये कैसे ध्यान रखें? डीएनए की, हमने डीएनए का नाम डीएनए क्यों रखा? डीएनए की हमने डीएनए का नाम डीएनए क्यों रखा? याद के लिए ऐसे। जो बीच में एन नहीं आ रहा उसका मतलब नेगेटिवली चार्ज हो, ए आ रहा उसका मतलब है एसिडिक। ये डीएनए जो होता है एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा। आगे पढ़ते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाई फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होती है, आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हो तो एक जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, ठीक, और एक केमिकल सेल या वोल्टिक सेल वगैरह जिनको कहते हैं वो होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाले तो कुछ भी नहीं कहा जाता है ना, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब एनोड को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। आपने खुद ही समझ सकते हो कि जब डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कुछ नहीं कहा जाता, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, तो हम एनोड को पॉजिटिवली चार्ज कैथोड मान के चलते हैं कि मतलब पॉजिटिव चार्ज कैथोड नहीं, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्योंकि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। तो एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब डीएनए किधर की तरफ मूव करेगा? अट्रैक्ट होगा ना इसकी तरफ, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है। तो पूछा गया क्वेश्चन में, तो कहाँ मूव करता है? एनोड की तरफ, अंडर दी एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स। इसमें एक मैट्रिक्स या मीडियम यूज़ किया जाता है। नाउडेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ करने वाला मैट्रिक्स वो है अगारोज। ठीक है, विच इज नेचुरल पॉलीमर, जो एक प्राकृतिक पॉलीमर होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीबर्ड, समुद्री खरपतवार जैसे रेड एल्गी वगैरह से निकाला जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड नहीं है, सेपरेट ही है। डीएनए फ्रेगमेंट जो है, टुकड़े जो है सेपरेट कर लिए जाते हैं, रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके साइज के अनुसार, थ्रू सीविंग इफेक्ट। अब देखो पूछा जाए सीविंग इफेक्ट क्या है, तो साइज के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी कंडीशन, मतलब इसमें जो इसका बेसिक है, कह सकते हैं जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट साइज के अकॉर्डिंग करेगा ये। तो साइज के अकॉर्डिंग डीएनए के टुकड़ों को अलग करने को बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। कि साइज के अकॉर्डिंग अलग हो रहा है तो वो सीविंग इफेक्ट है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय दी अगारो जेल। और इस सीविंग इफेक्ट को प्रोवाइड कौन कराता है? तो पूछा है तो बताया ना, अगारो जेल। अगारो जेल की वजह से सीविंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, हैंस दी स्मॉलर दी फ्रेगमेंट साइज, मतलब जितना छोटा फ्रेगमेंट टुकड़े का साइज होगा, ये फर्दर इट मूव्स, उतना ही ये आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो सूप में मैं कर लेता हूँ रिलेट। जैसे सूप में कम वेट वाले दूर जाते हैं, जबकि यहाँ कम साइज वाले दूर जा रहे हैं, ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर कम वेट वाले दूर जाते हैं, और उससे रिलेट करें तो यहाँ पर कम साइज वाले दूर जा रहे हैं। ठीक, जिन्होंने सूप वगैरह देखा होगा रूरल एरियाज में, वो रिलेट कर सकते हैं ठीक से। तो स्मॉलर फ्रैगमेंट कहाँ जाते हैं? दूर की तरफ। लुक एट द फिगर 11.3 एंड गेस कीजिए एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। कि जेल के कौन से
जेल के कौन से एंड पर सैंपल को लोड किया जाएगा, तो उसमें रटने की कौन सी ज़रूरत है। हम अलग करना चाह रहे हैं ना, और हम जानते हैं कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब वो अलग हो रहा होगा तो एनोड की तरफ जाएगा, तो एनोड की तरफ तो जा रहा है ना, तो हम लोड कहाँ करेंगे, कैथोड पर। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर बेल से भी मैं एनसीईआरटी में समझा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो है पॉजिटिव चार्ज एनोड है और ये कैथोड है। तो हमको पता है कि डीएनए का हमने एकदम से टुकड़े, एकदम से गुच्छे यहाँ डाल दिए, सब एकदम से गुच्छे इस तरीके से डाल दिए, ठीक है। अब चूंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज है तो ये इधर की तरफ ही तो मूव होगा, एनोड की तरफ, तो जो लोड कहाँ करना पड़ेगा, कैथोड पे। या देखो इस बात को समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने कैथोड पर, जैसे आप लोड करके देख लें, तो अब देख लें होगा क्या। जैसे आपने मान लो पहले केस में इस पे एनोड पर जो है लोड करके देखा, अब देखो हमने एनोड पर रख दिए, ये इन पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डीएनए के हैं और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज पे है और हमने एनोड पर इसको, एनोड वाले एंड पर जो है लोड कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज और इसी प्लस है, तो ये तो अट्रैक्शन की वजह से बने रहेंगे ना, ये दूर कहाँ होंगे फिर, ऐसे कैसे गुच्छाएंगे, बना रहेगा, अलग कहाँ होंगे, खुद ही सोचो ना, अलग कहाँ होंगे, क्योंकि इधर पे इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इधर जाना भी चाहेंगे तो रिपेल करेगा ना, ये जाने ही नहीं देगा इधर, तो जब ये जाएंगे ही नहीं दूर की तरफ, तो सेपरेट कहाँ हो पाएंगे फिर, सिंपल सी बात है, तो कहाँ करेंगे, कैथोड पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। अब देखो कुछ मैंने तरीके बना दिए हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम कैथोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना हल्का होगा ना, मतलब हल्का नहीं कह सकते, साइज में जो कम होगा, छोटा होगा, छोटा होगा साइज में, छोटा दूरी होगी उतनी ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा वाला साइज का ना सबसे दूर जाकर रुकेगा, मतलब जरा समझो, यहाँ जो बड़ा वाला साइज का होगा, फिर इससे छोटा यहाँ का होगा, फिर यहाँ सबसे छोटा, ठीक। कैथोड से दूरी सबसे छोटा वाला सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा, यही सीविंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है ना, ये सीविंग इफेक्ट कहलाता है। बट इसके प्रोड्यूस होने की वजह से अगारो जेल होती है, ध्यान रखना, इसके प्रोड्यूस होने की वजह क्या होती है, अगारो जेल, जो मैंने बताया था अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका आंसर तो कैथोड हो ही गया, पूछ रहा कि एनसीईआरटी कहाँ, कि कहाँ सैंपल को हम लोड करेंगे, ठीक। ये कैथोड है जहाँ सैंपल लोड किया जाता है, ठीक है। देखो कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ये देखना थोड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने को केवल क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। जबकि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी को पीसीआर के द्वारा करते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी जो है ज़्यादा और डिटेल में आप आगे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैच मैंने पहले बता भी दिया आपको, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तो दो चीज़ें हैं ना, तो ज़्यादा चीज़ बड़ा नाम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि क्लोनिंग नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को देती हैं, पीसीआर छोटा नाम है, तो उसके द्वारा केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट को करते हैं, और आप आगे समझेंगे तो आपको याद रहेगा, ये तो मैंने उस तरीके बना दिए हैं। दरअसल पीसीआर ऐसा क्लोनिंग मेथड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ोटोकॉपी बनाई जा सकती हैं, और वो केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनाई जाती हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी तो दोनों तरीके से बनाई जाती हैं, क्लोनिंग द्वारा भी और पीसीआर द्वारा भी। लेकिन क्लोनिंग द्वारा कैसे होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से कह सकते हैं कि वेक्टर के साथ जोड़ करके जो कॉपी बनती है, तो वो क्लोनिंग के द्वारा बनती है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन पीसीआर के द्वारा बहुत सारी बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि लगभग जो है, जैसे यहाँ पर आगे पढ़ेंगे
कि 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन टाइम, मतलब 1 बिलियन कॉपी बनाई जा सकती है, मतलब लगभग 1 अरब 30 साइकिल में। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ये थोड़ा याद करने का तरीका और तभी तो उन दिनों पीपल चॉइस रिएक्शन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई थी। पीसीआर को कुछ लोग पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलने लगे थे, क्योंकि मनोवांछित मतलब जीन की कॉपी बनाना पॉसिबल, चूँकि इंसान स्वार्थी जो ठहरा, सेल्फिश। एग्जाम्पल इंसुलिन, मतलब यही कि उस समय पीपल चॉइस रिएक्शन कहते थे। इस समय ये ध्यान रहेगा कि इससे हम केवल अपने, क्योंकि इंसान स्वार्थी जो ठहरा, केवल जो डिजायर्ड, जिसको डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन है, केवल उसी की कॉपी बनाना चाह रहा है। फालतू का क्यों बनाएगा जो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको काम पीसीआर के द्वारा करते हैं। तो पीसीआर को जो है पीपल चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं इसी में। देखो फिगर देख लो पहले। इसमें देखो ये बेल्स दिखाए गए हैं, कुएं दिखाए गए हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वाले देखो कैथोड की तरफ है, फिर देखो सबसे लार्जेस्ट यहाँ दिख रहा है, फिर उससे छोटे इधर है, इधर इधर, सबसे छोटा ये वाला स्मॉलेस्ट बिल्कुल एनोड की तरफ गए। डीएनए बैंड्स हैं, ठीक है। ये एनोड साइड है, कैथोड साइड है। देखो खुद ही समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी थ्योरी में तो जिक्र कर दिया है, लेकिन फिगर में साफ साफ बनाया नहीं है कैथोड एनोड, ठीक है। एनोड साइड को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह सोचा करते हैं हर जगह, ठीक है। मतलब एनोड को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ये टिपिकल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मानते हैं एनोड को, ठीक है। A typical agarogel electrophoresis showing migration of undigested लेन फर्स्ट। अनडाइजेस्टेड का मतलब है कि अभी ये एक दूसरे से अलग सही से नहीं हुए लेन फर्स्ट में। अनडाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 to 4, और 2 to 4 में देखो अलग अलग हो गए हैं। देखो ये अभी इकट्ठे ही पड़ा है। अनडाइजेस्टेड डाइजेस्ट का एक तरीके से मतलब है कि देखो डाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में एकदम तोड़ देना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को। तो डाइजेस्टेड का इनका मतलब यही है कि अलग अलग कर देना। यहाँ गुच्छे के रूप में एकदम पड़ा है बड़ा सा, पूरा सब मिले हुए, तो अनडाइजेस्टेड कर दिया लाइन फर्स्ट में। बाकी 2 से लेकर 4 लाइन हो, तो दूसरी तीसरी और चौथी लाइन्स में ये डाइजेस्टेड है। मतलब छोटे छोटे पार्ट में अलग हो गए हैं, और जहाँ गुच्छे के रूप में पड़ा है तो ये अनडाइजेस्टेड बोल दिया है। वहीं से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन वर्ड का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स बिग मॉलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देना। अब प्रॉपर अगर वो पाचन वाला डाइजेशन बोलते हैं, खाने वाला, तो वहाँ सिंपल एब्जॉर्बेबल जो हम पार्टिकल्स में भी बोल सकते हैं। लेकिन आवश्यकता मतलब कि कॉम्प्लेक्स बड़े से छोटे पार्ट में अलग अलग दिखाई देना, ठीक है। अनडाइजेस्टेड, ठीक है, जिनको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोनिकेज के द्वारा छोटे छोटे पार्ट में काटा नहीं गया, दैट इज गुच्छा ही बना पड़ा है, ठीक है। अभी ये गुच्छा सा ही बना पड़ा है। एक तरीके से ये नहीं कह सकते, इसको आप कंफ्यूज हो गए। ये आप मत कहो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर ने तो अपना काम कर दिया ना, यहाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो अभी मैंने बताया उसी बात पर ध्यान रखें, ठीक है। कि यहाँ ये गुच्छों के रूप में पड़ा है, बस अलग नहीं किया गया है इसलिए, ठीक है। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। मैं ज़्यादा फालतू की ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ आपको कट करते चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली पीएचडी कर दी है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, सभी को एक तरीके की चीज़ मिले, बेटर थिंग, तो इसलिए ठीक है।
ये वाला तो मैंने बता दिया, ऐसा नाम इसलिए चूँकि डाइजेशन पचाने प्रक्रिया में भी तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को काट कर सिंपल ऑब्जर्वर मॉलिक्यूल में तोड़ा जा सकता है, दैट इज काटा जा सकता है। काटा भी मत करो यहाँ पे, क्योंकि चिरचोकोलाई नहीं सॉरी जो है रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस का काम यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो अलग कर रहे हैं ना, तो उससे यहाँ रिलेट ही मत करो कोई चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड ओनली। अब देखो जब हमने अलग कर लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को, अब वो इतने आसानी से नहीं देखे जा सकते। वो केवल जब हम डीएनए को स्टैनिंग करें, पहली बात तो स्टैन करें उसका, जैसे नॉर्मली भी अगर हम कोई चीज़ हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह में देखनी होती है तो उसको स्टैनिंग करनी पड़ती है, कलरिंग करनी पड़ती है उसकी, तब दिखाई देती है सही से। तो ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विद कंपाउंड। तो डीएनए किस चीज़ के द्वारा स्टैन किया जाता है, पहले बात तो स्टैन करना जरूरी है। वो सब्सटेंस का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ध्यान से याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक, फॉलोड बाई एक्सपोजर। जब इथिडियम ब्रोमाइड के बाद स्टैन कर लेते हैं उसके बाद उस पर डालते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो पूछेगा कौन सी लाइट डालते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, पराबैंगनी हिंदी में बोलते हैं। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजुअल लाइट। जो हम विजुअल लाइट नॉर्मली होती है, विजुअल लाइट में नहीं देख सकते। ठीक है, जो हमारे बल्ब वगैरह की एलईडी वगैरह की उसमें नहीं देख सकते। एंड विदाउट स्टैन, ना बिना स्टैन किए हुए देख सकते हैं, ना तुम सोचो कि नॉर्मल विजुअल लाइट में देख लो, दोनों काम पॉसिबल नहीं है। लाइट हमको अल्ट्रावायलेट वाली यूज़ करनी पड़ेगी और उसे स्टैन करना पड़ेगा किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के बैंड का कलर कैसा होता है, ब्राइट, चमकीले संतरे कलर के, मतलब नारंगी कलर के। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर। यार ध्यान रखो, जहाँ भी तुम किसी चीज़ को ना जब डेली लाइफ में ले नहीं लेते तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जहाँ कहीं भी चमकीले चमकीले संतरे देखो, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो अलग फ्रेगमेंट हो गए हैं, वो जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करके जो हम देख रहे हैं तो हमें वो ये डीएनए के टुकड़े दिख रहे हैं, ना कि ये चमकीले संतरे। ऑरेंज नहीं है ये, क्या डीएनए के फ्रेगमेंट है, हमेशा याद रखेगा। नींद में भी बता दोगे, कितनी भी प्रेशराइज कंडीशन एग्जाम में होगी तब भी आंसर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे कहते हैं रिफ्लेक्स में चीज़ें चले जाना, क्योंकि ब्रेन की कोई औकात नहीं होती रिफ्लेक्स के सामने। ठीक है, ब्रेन को रिवाइज करना पड़ता है, लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने के बाद रिफ्लेक्स में चली जाती है तो परमानेंट हो जाती है। ठीक, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी जब 4 व्हीलर चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल एकदम स्टीयरिंग पर झुक कर के देखते हैं, एकदम से आगे ही देखते हैं। जब गियर डालना होता है तो नीचे देखने की कोशिश करते हैं उतनी देर के लिए, बड़ा चौकन्ने से रहते हैं। और जब धीमे धीमे प्रैक्टिस में आ जाता है तो आराम से धीमे धीमे पीछे होने लगते हैं, आराम से सीट पे आराम से कमर टेढ़ी सी करके आराम की कंडीशन में लेट करके आराम से चलाते रहते हैं। और कितना भी ट्रैफिक व्रैफिक होता है, आराम से झिक्की भी आ जाती है बीच बीच में, तब भी कोई खास नुकसान नहीं होता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी बात है, मतलब सावधान तो रहना चाहिए ड्राइविंग करते समय, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेके। ठीक है, तो हमको ज़्यादा रिवाइज करने से क्या, डेली लाइफ वाली चीज़ों से देख लो, जहाँ भी आपको ब्राइट ऑरेंज कलर देखे आपको अपने डीएनए फ्रेगमेंट नज़र आने याद आने चाहिए। ऑफ डीएनए ने इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल एक्सपोर्ट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, फिर कर ले 1.3 देख ही चुके हैं। द सेपरेटिव बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगारो जेल से कट कर लिए जाते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और जेल पीस से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन। इस स्टेप को इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूशन बोलो या तुम इल्यूशन ही बोल दो, ELUTION। ठीक है, ऐसा मान लो। जैसे इसको कैसे कट कर दिया जाता है पता है, जैसे ये जेल पर ये चिपका पड़ा है एकदम से, तो ये नहीं कि इसको हटा लिया जाता है, ऐसे इतना पार्ट ऐसे करके अलग कर लिया, कट कर लिया जाता है ऐसे करके, जेल से इतना पार्ट कट करके। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन।
आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएँ तो उसको क्यूशन भी बोलते हैं, क्यूशन, CUTION। मतलब इलू की जगह क्यू हो गया है, ELU की जगह CU। वैसे एनसीईआरटी वाला ही पूछा जाएगा, लेकिन ये भी याद रखना चाह रख सकते हैं। ये लूसन है, वो क्यूशन है, एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इन दिस वे, और इस प्रकार जो डीएनए टुकड़े जो अलग होते नहीं है इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस प्रकार जो अलग कर लिया जाता है। दरअसल ये हम डीपली बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बता दिया था नॉर्मली मोटा मोटा प्रोसेस की, हम जीनोम टेस्ट को अलग किया, जोड़ दिया वेक्टर के साथ, ऐसे ही थोड़ी जोड़ देते हैं, वैसे ही थोड़ी आ जाता है। उसको हमें पहले अलग करना पड़ता है डीएनए टुकड़ों को, तो उसमें ढूंढना पड़ता है, तब जो हमारा होता है तो जो प्योरीफाई होगा इस प्रकार से। तो आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तब उसको जोड़ते हैं बाय ज्वाइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। ये डीएनए फ्रेगमेंट प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग बनाने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। ये तो करते थे क्लोनिंग वेक्टर के साथ, जो मैंने इस प्रकार से बताया था। ये क्लोनिंग वेक्टर है, इसका इतना टुकड़ा काट करके अलग कर दिया, और यहाँ पर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। तो ये जो इतना था क्लोनिंग वेक्टर था, इसके साथ ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। ये पूरा बन करके दोनों को मिला करके क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA। यदि जिस वेक्टर के साथ जोड़कर क्लोनिंग की जा सके उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जिस क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हो ऐसा वेक्टर, तो इसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। अब क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं अगले पैरा में ये डिटेल में समझने वाले हैं। क्लोनिंग वेक्टर, आप जानते हैं दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया का खुद का होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर होता है, पढ़ाई था, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज क्या होती है, ये दुश्मन होता है, लेकिन दोनों ही चीज़ कॉमन है कि दोनों ही अपनी अमाउंट डबल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। कहाँ पर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए। बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम होता है उसके कंट्रोल के बिना। बैक्टीरियोफेजिस बता ही दिया मैंने डिटेल में क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। मतलब एक बैक्टीरिया में बहुत सारे ये वायरस घुस जाते हैं, तो एक बैक्टीरिया सेल में बहुत सारे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम। तो चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो 10 लोग हैं और वो किसी चीज़ को हर घंटे डबल कर दे रहे हैं, डबल बना रहे हैं, ठीक है। और कहाँ एक जगह जो 100 लोग हैं, तो यहाँ 100 लोग होंगे जिस कमरे में या जिस हॉल में, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बना लेंगे, 10 लोग ज़्यादा बना लेंगे, सिंपल सी बात है, 100 लोग ज़्यादा बना लेंगे। तो ये पर सेल ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो कॉपी नंबर भी ज़्यादा बना लेते हैं ऑफ देयर जीनोम की विद इन द बैक्टीरिया सेल। सम प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। बैक्टीरियोफेज तो पर सेल होते ज़्यादा इसलिए ज़्यादा कॉपी बना लेते हैं, लेकिन सम प्लाज्मिड में देखो कई वैरायटी हैं, कई मतलब किस बनेंगे। सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड तो पर सेल केवल 1 या 2 कॉपी बना पाते हैं, ध्यान से, केवल 1 या 2 कॉपी बना पाते हैं कुछ प्लाज्मिड तो। वेयरएज अदर, जबकि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं मे है 15 से 100 कॉपी, वो मिनिमम 15 कॉपी बना लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 कॉपी बना लेते हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, ठीक। देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, अब कुछ ऐसे होते हैं 100 से ज़्यादा भी बना लेते हैं। तो प्लाज्मिड के केस में 3 केस बन गए, 1 से 2 कॉपी बनाने वाले, 15 से 100 कॉपी बनाने वाले, और एक 100 से भी ज़्यादा कॉपी बनाने वाले। वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस का क्या भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन, सब वही नाम, एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए। अब देखो प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं हम, या फिर बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ सकते हैं। ये दोनों को हम वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी इंसान के घर भेजना चाह रहे हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए, जहाँ की जो है कोई किलर जो है उसको मारने ही जा रहा हो, उसके घर में किसी को मारने जा रहा हो, उसे ध्यान रख सकते हैं। तो हम उसी के
कि भैया उस घर में तो मारने जा रहे हो किसी को, लो जो हमारी चीज़ भी ले जाना वहाँ। तो ऐसा करेंगे तो हम दुश्मन का यूज़ करेंगे, मतलब बैक्टीरियोफेज का यूज़ करेंगे। ठीक है। if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage, तो बैक्टीरियोफेज के साथ जोड़ देते हैं, वहाँ वो जाकर जब मल्टीप्लाई करता है तो हमारी चीज़ भी डिवाइड होती चली जाती है, वो भी डबल होती चली जाती है। यहाँ पे प्लाज्मा डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं। तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और द बैक्टीरियोफेज। ये सब मैं अच्छे से बता ही चुका हूँ। अरे चूँकि उसी से जुड़ा हुआ है तो जितनी कॉपी बैक्टीरियोफेज की बनेंगी, जितनी कॉपी प्लाज्मिड की बनेंगी, उतनी कॉपी हमारे वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट बन करके तैयार हो जाएंगी। वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, वेक्टर जो आजकल यूज़ किया जाता है, आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे, वो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कर दी जाती है उसकी, दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, कि जिसमें कि ना आसानी से हम जोड़ सकें। ऐसे ध्यान रखें कि आजकल ऑटो रिक्शा वगैरह को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है कि आसानी से सवारी बैठ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। जैसे मान लो एक नॉर्मल वैन होती है, नॉर्मल वैन कार या कार कह सकते हैं, इको नाम का अभी फ़िलहाल में चल रही इको, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि वेक्टर को इस तरीके से कि जी लिंकिंग आसानी से लिंकिंग की जा सके। एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और रिकॉम्बिनेंट्स की पहचान हो जाए नॉन रिकॉम्बिनेंट से। अब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है? अरे जिस वेक्टर डीएनए, जिस वेक्टर प्लाज्मिड वगैरह, मतलब जिस वेक्टर में डिजायर डीएनए अगर जुड़ चुका है तो वो रिकॉम्बिनेंट हो गया है, नहीं जुड़ पाया तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाया तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। जैसे इसमें मान लो जुड़ गया करके तो रिकम्बाइन कर दिया तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है। और इसमें जा कर के नहीं जुड़ पाया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सिंपल सी बात है। कहाँ से राइट मिली है? तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ये टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के लिए, मतलब उससे जोड़ दिया गया है वेक्टर के साथ, जुड़ दिया गया तो रिकॉम्बिनेंट हो गया, नहीं जुड़ा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तभी तो बोल रहे हैं कि इनके द्वारा दे हेल्प इजी लिंकिंग में हेल्प करें और जो है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान हो सके। दैट इज़ वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान जो करेगा तो सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं एक तरीके के। ठीक, ये उधर का है, ये छोड़ो, बाद में देखते हैं। ये मैंने बता दिया अच्छे से आपको। क्योंकि जब सिंपल जब कोई क्वार्टर या सेल में जब मजदूर का नंबर ही ज़्यादा होगा तो फोटोकॉपी तो ज़्यादा कर ही देंगे। ठीक है। तो बैक्टीरिया तो इसलिए ज़्यादा बना देते हैं क्योंकि वो पर सेल होते ही ज़्यादा हैं ऑलरेडी। ठीक है। ये सब समझा ही चुका हूँ मैं, बाकी ये सब वहाँ से रिलेटेड है। एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मे बी सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सिलेक्टेबल मार्कर, हो सकता है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स, मतलब जो नीचे दिए गए हैं वो कुछ ऐसे फीचर हैं दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत होती है टू फैसिलिटेट करने के लिए क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। मतलब अगर हम एक वेक्टर में क्लोनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लोनिंग मतलब अगर मतलब वेक्टर में ये निम्न नीचे दिए गए ये जो है फीचर होने चाहिए अगर हम किसी वेक्टर में क्लोनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब वेक्टर में डीएनए इंटरेस्ट, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ करके हम चाह रहे हैं कि इसकी कॉपियाँ बन जाएं, तो वेक्टर में निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा
और हम मतलब जो हम उसमें बैठे हुए हैं, हम दोनों का नंबर अमाउंट डबल होता जाए, कह सकते हैं अमाउंट डबल होता जाए, तो इसके लिए ऑटो में क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए, ऑटो रिक्शा में क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए। सिंपल हो गया ना। ऑटो रिक्शा में क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए जिससे कि ऑटो रिक्शा में बैठी हुई सवारी और ऑटो रिक्शा दोनों का अमाउंट डबल होता जाए। ठीक है, मतलब वो क्लोनिंग कर सके। क्या क्या फ़ीचर होना चाहिए ऑटो रिक्शा में। ठीक, अब ये दिमाग मत लगाने को ऑटो रिक्शा कैसे डबल कर लेगा। मान लो किसी दूसरी दुनिया में चले गए, ठीक है, इसी तरीके का पॉसिबल हो पा रहा है। हम अपना काम निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वाहक, ठीक है, वाहन ले जाने वाला एक जगह से दूसरी जगह होता। तो तभी मैंने वेक्टर को जो है ऑटो रिक्शा से कोरिलेट कर दिया इस पूरे चैप्टर में। चीज़ सिंपल हो जाती है, इससे याद रहता है और क्या। अब जैसे मैंने ऐसे करके बताया तो वैसे ही कॉम्प्लिकेट सी लैंग्वेज लग रही थी, 2-4 दिन ध्यान रहेगी, एक हफ्ते बाद 10 दिन ध्यान रहेगी, फिर भूल जाओगे। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारे ऑटो रिक्शा में कौन से फीचर ऐसे होने चाहिए जो कि वो उस पर बैठी हुई सवारी मतलब डिजायर डीएनए और ऑटो रिक्शा मतलब वेक्टर दोनों की क्लोनिंग हो सके, मतलब नंबर डबल हो, मतलब अमाउंट डबल हो सके। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, पहले हम नंबर देख लेते, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला होना चाहिए ओराई। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि भैया ये तो हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर में पढ़ी थी ना, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की भैया रेप्ली डबल ही करने जा रहे हो और डबल करने का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वो पॉइंट वहाँ है ही नहीं, तो डबल होना ही शुरुआत नहीं होगा। तो इसका मतलब ओराई ज़रूरी है, सिंपल सा बात है, फील हो रहा है। ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, भैया डबल होने की चीज़ जहाँ से उत्पत्ति हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, वही चीज़ नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है उसमें। तो ओराई फिर वहाँ से ओरिजिन शुरू ही नहीं हो पाएगा, तो डबल कहाँ से हो पाएगा, मतलब रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं हो पाएगा। फील हो गया, ओराई क्यों होना चाहिए। ठीक, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अभी हमने पढ़ाई था कि वेक्टर की एक फीचर ये होना चाहिए कि वो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चुका है ये पहचान सके। तो उसके लिए एक जीन के कुछ सीक्वेंस होने चाहिए उसमें, उनको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये क्या, जीन के कुछ सीक्वेंस हैं, डीएनए के कुछ सीक्वेंस हैं, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि ये पहचान सके कि ये वास्तव में सवारी बैठ चुकी है ऑटो रिक्शा पे कि नहीं। ऑटो में ये भी मतलब ऑटो में ये इंडिकेशन हो जानी चाहिए, जैसे सवारी बैठे है हरी लाइट जल जाएगी, कहाँ सवारी बैठ चुकी है, ग्रीन लाइट जल गई, बस ऑटो चल दे। ठीक है, चल देगा मतलब बस भाई ग्रीन लाइट, मतलब इंडिकेशन एक होना चाहिए कोई चीज़ ऐसी कि सवारी बैठ गई है, मतलब रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। नहीं, ऑटो रिक्शा रिकॉम्बिनेंट होने का क्या मतलब है, क्योंकि ऑटो रिक्शा में सवारी बैठ चुकी है, वो रिकॉम्बिनेंट, नहीं बैठ पाई ना रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसा कोई कुछ जीन के सीक्वेंस होनी चाहिए बता सके सिलेक्टेबल मार्कर। देखो इसका नाम ऐसा क्यों रखा है सिलेक्टेबल। एबल मीन्स होता है योग, मतलब सिलेक्ट यूनि होग, सिलेक्ट यूनि होग, सिलेक्ट यूनि योग, ये ज़्यादा अच्छा है, हिंदी सही से आप बोल पाया। सिलेक्ट होने योग, सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब सिलेक्ट होने योग ऐसे मार्कर। तो सिलेक्ट ही क्यों हुए हैं, क्योंकि यही तो ये बता पा रहे हैं, ये तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि भाई रिकॉम्बिनेंट हुआ है अभी ऑटो रिक्शा पर सवारी बैठ पाई या नहीं बैठ पाई, तो यही तो बता पा रहे हैं इस बात को। तो नाम रखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। समझ में आ गया। तीसरी चीज़ है क्लोनिंग साइट्स। अब ये उसमें क्लोनिंग साइट्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ डबल होगा, कैसे का रिकॉग्निशन साइट क्या क्या है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स। ये 3 चीज़ें भैया हमारे ऑटो रिक्शा में होनी चाहिए, तब तो है कि ऑटो रिक्शा जो सवारी को लेकर के डबल होता होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं ओराई डिटेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर पूछा जाए तो यही होता है, 3 फीचर हैं ऑटो रिक्शा के, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यही है, ओराई होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना, मतलब नीट में आ सकता है। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट,
ये एक सीक्वेंस ऐसा होता है भैया, रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है नाम ही बता रहा है भैया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की उत्पत्ति, उत्पत्ति का क्या मतलब है कि वहीं से शुरुआत हुई होगी, बात खत्म, नाम ही बता रहा है यार, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं ये। दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई भी टुकड़ा व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से अगर वो जुड़ गया ये एक बार, तो कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, तो वो डबल करता जाता है विद इन द होस्ट सेल के अंदर डबल होता जाता है। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, ये सीक्वेंस जो होता है नहीं, उत्तरदायित्व होता है या जिम्मेदार होता है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए ऑफ द लिंक्ड डीएनए, जो डीएनए जुड़ा हुआ है उसका कॉपी कितनी बनानी है, इस बात को कंट्रोल क्या करता है, यही ओराई वाला सीक्वेंस ही करता है। देखो ओराई भी क्या, ये भी एक डीएनए का सीक्वेंस ही है ना, ठीक है, सेलेक्टिव मार्कर वो भी डीएनए का सीक्वेंस ही है, और ओराई वो भी डीएनए का सीक्वेंस है, तो ये भी सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना। बताना है दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि भैया कितनी कॉपी नंबर बनेगी, कंट्रोल करता है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, यदि हम जो टारगेट डीएनए है, जैसे वही एग्जाम्पल ले आओ, एक ऐसा पौधा बनाना चाह रहे हैं उत्पादन भी ज़्यादा हो और रोग भी ना लगे, तो या तो उत्पादन वाला जीएन, पहले उत्पादन वाले जीएन को हटाएंगे, एक से निकालेंगे, एक को निकालेंगे और दूसरे वाले को मान लो जो जीन जो है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार था उसको निकालेंगे, तो किसी एक को ले लो, मान लो हाई अमाउंट प्रोडक्शन वाले को ले लिया, तो उसी को हमने टारगेट डीएनए बोल दिया। तो टारगेट डीएनए की अगर हम बहुत सारी कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर, तो वो ऐसे वेक्टर में जोड़ना हमें ज़रूरी है जिसकी हो जो ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, जिसकी ओरिजिन सपोर्ट का हाई कॉपी नंबर। तो ये अलग अलग होती है, मतलब कुछ की और आई की कॉपी नंबर सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती, कुछ का होता है भाई डिटेल उस पर लिखा हुआ होता है कि भैया इतनी अमाउंट ही डबल कर सकता है, ठीक है, उस सीक्वेंस पे लिखा रहता है कि ये जो है इतनी कॉपी बना सकता है, मतलब 200 कॉपी बना सकता है, 1000 कॉपी बना सकता है। तो हम अगर बनाना चाह रहे हैं 2000, तो हम ऐसे को यूज़ करेंगे ना जिसकी और आई की कॉपी नंबर की सपोर्ट ज़्यादा हो, जिसकी ओरिजिन जो है सपोर्ट करती हो हाई कॉपी नंबर को, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती हो, ऐसी और आई हो, उस वाले वेक्टर को यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई ये कह रहा है कि कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, तो सीक्वेंस ही कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कुछ की और आई की जो होता है, कुछ और आई जो होती हैं सपोर्ट करती हैं हाई कॉपी नंबर को, कुछ कम को करती हैं, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर हम यूज़ करें कि जिसका कॉपी नंबर हाई हो, अगर हम चाह रहे हैं किसी की बहुत सारी कॉपी बनाना तो, ठीक है। अभी सिलेक्टेबल मार्कर है, दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, मैं ऑटोडॉक्स सिलेक्टेबल मार्कर, ये क्या होते हैं, इन एडिशन टू और आई के एडिशन में, मतलब और आई तो हो ही हो, उसके एडिशन में द वेक्टर रिक्वायर्स, वेक्टर को ज़रूरत होती है, ऑटोडॉक्स के पास होना चाहिए क्या, ये सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। तो वो पहचान कर ले और फिर पहचान करके अलग कर दे किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, ठीक है, पहचानने और फिर अलग कर दे, कि जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए हैं उनको पहचाने और अलग कर दे, ठीक है। एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब जिन पे आराम से डिजायर डीएनए जुड़ चुका है, ठीक है, उन्हीं सेल को जो है वो ग्रोथ को परमिट करे, ट्रांसफॉर्मेंट्स को, बाकियों को नहीं। देखो ये क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, डीएनए का एक टुकड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड होना चाहिए कि बैक्टीरिया डीएनए के साथ ही तो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, सिंपल सी बात है। होस्ट बैक्टीरिया में बैक्टीरिया डीएनए के साथ ही डाल कर तो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अरे यहाँ नहीं किया था, हमने पहले नहीं देखा था, देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो डाला जा रहा है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है, मतलब बैक्टीरिया डीएनए के साथ जोड़कर ही तो डाला गया है, ऐसा थोड़ी एकदम डिजायर ऑफ डीएनए डाल दिया उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला गया, मतलब वेक्टर डीएनए के साथ जब जोड़ दिया गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तब वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके डाला जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। ठीक है, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये क्या सब एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ध्यान रखना। कैनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जो यूज हुआ फिगर में, उसकी जगह कैनामाइसिन में लिख के आना ही है, कन्फ्यूज मत हो जाना। एनसीईआरटी कहती है टेट्रासाइक्लिन कैनामाइसिन एक ही चीज़ है, देखो यहाँ लिखा है ETC। आर कंसिडर यूजफुल सिलेक्टिबल मार्कर फॉर एस्चेरिचिया कोलाई, तो एस्चेरिचिया कोलाई के लिए कौन कौन से सिलेक्टिबल मार्कर हैं? 3 है, ना कि 4। ठीक है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन तो यहाँ ही दिखाए गए फिगर में भी। टेट्रासाइक्लिन का दूसरा नाम है कैनामाइसिन, तो 2 तो ये हो गए, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और एक बीच का ये ध्यान रखना कौन सा, क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जहाँ से तैयार रखेंगे, और एक क्लोराम्फेनिकोल। 3 की बात की गई है एनसीईआरटी ने, वैसे वो बहुत सारे हैं, ETC करके लिख दिया है। तो आर कंसिडर सिलेक्टिबल मार्कर माने जाते हैं और एस्चेरिचिया कोलाई में। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टिबल मार्कर जो है ना, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि कोई बैक्टीरिया हमें डिजीज़ हो गया, अब हम उस पर एंटीबायोटिक लेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए या इसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, तो भैया वो भी अपना बचने के लिए कोई ना कोई हथियार भगवान ने बनाया ना उसमें भी, तो उसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, कैनामाइसिन। और इस दवाई के इफेक्ट को भी निगलेक्ट कर देंगे और बैक्टीरिया नहीं मर पाएगा, तभी हम कहते हैं कि ये दवाई असर नहीं करी। ठीक है, लेकिन स्पेशल बात सुनने वाला, अब सुनना। द नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई को तो हम मार ही सकते हैं एंटीबायोटिक के द्वारा, उसमें कोई वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। मतलब एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब है कि वो जो है, हम जो दवाई यूज़ करेंगे उसको मारने के लिए, तो वो उससे बच नहीं पाएगा, मर ही जाएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं रखते हैं, नहीं होता है एंटीबायोटिक, ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो हम तैयार कर रहे हैं बना करके, जैसे ये बनाया PBR 322, ये खुद बना करके तैयार किया है ये अपना काम निकालने के लिए। नॉर्मल एस्चेरिचिया कोलाई में से थोड़ी होता है। ठीक है, प्लाज्मा ये बना के तैयार किया है, देखो इसमें बहुत तमाम रेजिस्टेंट जीन लगा दिए हैं हमने, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो बाकी जो है क्लोरिन साइट अगले उसमें समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं। फिगर को याद करने का एक तरीका बिल्कुल उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डाला है, एक एक चीज़ आपको ध्यान रहेगी इसमें। ठीक है, अभी इसी पैरा जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड एक आध बात और देख लो। ठीक है, जैसे कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस थ्रू विच पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस इन होस्ट बैक्टीरियम, इसको समझ चुके हैं। बाकी ये कि इन एडिशन टू और आई वेक्टर रिक्वायर्स सिलेक्टिबल मार्कर ऐसा होने चाहिए जो कि आइडेंटिफाई कर सके और एलिमिनेट कर सके नॉन ट्रांसमिटर ऐसे ध्यान रखें दुश्मन को पहचान ले और पहचानने के बाद अलग भी कर दे केवल दोस्त की ग्रोथ करवाए दोस्त को पहचान करके, वही होता है सिलेक्टेबल मार्कर। दुश्मन को पहचानने और उसको वहाँ से भगा करके हटा दे और दुश्मन को ही और दुश्मन की ग्रोथ करवाए दोस्त को पहचान करके, नहीं दोस्त की ग्रोथ करवाए। हाँ देखो दोबारा समझ लो, दुश्मन को पहचान करके मतलब दुश्मन मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेटर को पहचान कर उसको अलग कर दे और दोस्त की ग्रोथ करवाए दोस्त को पहचान करके, बस वही है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक, तो बाकी का जो है अगले वीडियो में देखते हैं, डिटेल में रॉक करने वाले हैं
सब कुछ हो जाएगा। बस ये एक आध पेज ही बचा है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट समझ में नहीं आता है, इसको भी मैंने कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, PYQ वगैरह लगाते रहिए, NCERT से रिलेटेड वाले, फालतू के नहीं, पुराने वाले नहीं, पुराने वाले छोड़ देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।